हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक के पहले खंड को पढ़ेंगे। और जो पहला खंड है वह है हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। ठीक है, तो इस पहले खंड में टोटल 19 शीर्षक है। 19 शीर्षकों में से हमने पहला जो शीर्षक है साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति, इसे कर लिया था। उसे मैं आई बटन में शेयर कर दूंगी आप लोगों को, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो वो हमारा दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो हमने किया था विषय सूची पर केंद्रित था पहला वीडियो। ठीक है, तो विषय सूची से भी संबंधित जो जानकारियां हैं वो महत्वपूर्ण है, इसलिए आप उसे भी उस वीडियो को भी देख लेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा वीडियो था वह साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति यानी खंड क का जो प्रारंभ हुआ है वह दूसरे वीडियो से हुआ है। ये जो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक का तीसरा पार्ट है और इस तीसरे पार्ट में हम आदिकालीन हिंदी गद्य को करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल जो खंड क है उसमें 19 शीर्षक है, जिसमें हम दूसरा जो शीर्षक है आदिकालीन हिंदी गद्य, इसे आज MCQs फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस किताब को खरीद रहे हैं तो पहले तो आपको इसे ख़रीदना ही है और कोशिश करना है क्या कि आप पहले MCQs जो है वो पढ़ लीजिए या फिर आप पहले किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन दोनों ही चीज़ों को आप इसलिए देखिए क्योंकि जो जैसे अगर हम किताबों में उसे अंडरलाइन करते हैं तो वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। ठीक है, अगर आप MCQs करेंगे तो आप भले ही आप सिर्फ एक एग्ज़ाम पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए वो पढ़ रहे हों, लेकिन जब आप उसको किताब में अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर लेते हैं तो वो आगे जो है वो उस हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और चीज़ें जब आप रिवाइज़ करते हैं तो ज़्यादा आपको वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोशिश यही करना है कि कुछ भी पढ़ें तो किताब अपने साथ ज़रूर रखें। ठीक है, तो और एक और चीज़ की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी सेक्शन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उन सभी को इसमें शामिल करूँ, और अगर कुछ प्रश्न नहीं बन पाते हैं तो अगर वो कथन के फॉर्म में है तो उसे एज इट इज़ कथन के फॉर्म में ही यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आदिकालीन हिंदी गद्य वाले शीर्षक को। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला जो चीज़ जो हमको देखने को मिल रहा है वो यही कि इसका जो कालखंड है वह है 9वीं से 14वीं शती तक का, यानी आदिकालीन जो हिंदी गद्य का जो समय है वह है 9वीं से 14वीं शताब्दी तक। आदिकालीन गद्य के स्वरूप की विकास की सूचना देने वाली प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ठीक है, कौन सी कृतियाँ हैं प्रमुख है वो हम देख लेते हैं। ये एक फैक्ट के रूप में ही है। ठीक है, इसे हम एक फैक्ट के रूप में ही देते हैं। ठीक है, तो आदिकालीन गद्य के स्वरूप के विकास की, अब चूंकि आदिकाल में हमने देखा है कि जो पद्यमय रचना है वो अत्यधिक हुई हैं, लेकिन उसमें जो गद्य रचनाएं हैं जिसमें गद्य का स्वरूप हमें देखने को मिला है उन सभी रचनाओं को यहाँ पे क्रमवार जो है वो इस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। इनमें जो महत्वपूर्ण जो कृतियाँ हैं उनमें है कुवलय माला कथा, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति लता। तो ये 5 ऐसी रचनाएं हैं आदिकाल में जिसमें हम गद्य के स्वरूप को देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुवलय माला कथा की बात करें तो यह 9वीं शती की रचना है। राउल वेल की बात करें तो यह 11वीं शती की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की बात करें तो यह 12वीं शती की रचना है। वर्ण रत्नाकर की बात करें तो यह 14वीं शती की रचना है। और कीर्ति लता जो है यह भी 14वीं शती की रचना है। तो ये 5 जो रचना है इन सभी में क्या है, आदिकाल की ये रचनाएं हैं और इनमें गद्य का जो स्वरूप है वह देखने को मिला है। तो आदिकालीन गद्य स्वरूप को जो रचनाएं हमें दिखाती हैं वो ये 5 रचनाएं हैं। ठीक है, एक मिनट। अगला प्रश्न है कुवलय माला कथा किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इन रचनाओं के विषय में हम जान लेते हैं कि इसके रचनाकार कौन है। पहला है उद्यतन सूरी, दूसरा है रोड़ा कवि, तीसरा है विद्यानिवास मिश्र, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कुवलय माला कथा, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 9वीं शताब्दी। ठीक है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है वो हम देख लेते हैं। तो इसके रचनाकार हैं उद्यतन सूरी। ठीक है, पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। उद्यतन सूरी द्वारा संवत 835 विक्रम संवत में लिखी गई यह रचना है। ठीक है, 9वीं शताब्दी आसपास है इसलिए इसे 9वीं शताब्दी की रचना माना गया है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट आप जानना चाहें तो ये कितना है, 835 विक्रम संवत। ठीक है, रचनाकार कौन है, उद्यतन सूरी। अगला हम देखते हैं कुवलय माला कथा का समय निर्धारण किस शताब्दी का है। ठीक है, पहला है 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी,
11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी। तो इसका प्रश्न का हमने देख लिया पहले ही 9वीं शताब्दी। अगला जो है वो हमें इससे संबंधित क्या है, एक कथन है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के मत के अनुसार है, उसे हम देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी की कुवलयमाला कथा में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जिनमें बोलचाल की तत्काल प्रचलित भाषा के सुंदर नमूने आ गए हैं। ठीक है, तो कुवलयमाला कथा जो आदिकाल के गद्य स्वरूप को व्याख्यायित करने वाली जो रचना है, इसके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं कि ये 9वीं शताब्दी की रचना है और इसमें कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो तत्कालीन बोलचाल की जो भाषा थी उसमें उस रचना में उस भाषा के जो नमूने हैं वो देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके नमूने की बात करें तो यानी कुवलयमाला कथा से एक प्रसंग है वो हम देख लेते हैं। तो कुवलयमाला जो कथा है, जो रचना है कुवलयमाला कथा, उस रचना से जो पद उद्धृत हैं उसे हम देख लेते हैं। भो भो भट्टौता तुम्हें न यान यो राजकुले वृतांत, ते ही भणियम भण हे व्याघ्र स्वामी क वार्ता राजकुले, तेण भणियम कुवलयमालाए पुरुष द्वेषनीय पातोलंबिता, इमं च सौन फोड्यून एको उट्ट्यु चट्टो भणियम च नूनम यदि पांडित्येन ततो मयि परियेतव्य कुवलयमाल। ठीक है, तो ये पद है और ये तत्कालीन भाषा में है, तो इस वजह से इसकी जो भाषा शैली जो है वो क्लिष्ट है। अगर इसके अर्थ के विषय में कहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके अर्थ को क्या निकालते हैं या इससे क्या स्पष्ट करना चाहते हैं वो देखते हैं। अजी भट्ट पुत्रो तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृतांत है, तो भो भट्टौता तुम्हें न यान यो राजकुले वृतांत, यानी तुम नहीं जानते राजकुल में क्या वृतांत है। उन्होंने कहा कहो हे व्याघ्र स्वामी ते ही भणियम, यानी उन्होंने कहा भन हे व्याघ्र स्वामी कि कहो हे व्याघ्र स्वामी क्या वार्ता है राजकुल में, क वार्ता राजकुले। ठीक है, इसके बाद जो है पंक्ति, उसने कहा पुरुष द्वेषिनी कुवलयमाला ने, यानी तेन भणियम उसने कहा कुवलयमाला ए पुरुष द्वेषिनी, यानी कि जो कुवलयमाला जो पुरुष द्वेषिनी है ने पात लगा दिए हैं, यानी पात ओलंबिता, पात लगा दिए हैं यानी पत्र लगा दिए हैं। इमम च सौन अप फोड्यून इक्को उट्टियो चट्टो भनियम च। अब इसके विषय में क्या है, यह सुनकर एक विद्यार्थी फड़क कर उठा और बोला निर्णय यदि पांडित्य से होने वाला है तो ब्याह मैं करूँगा कुवलयमाला से। नेनम यदि पांडित्येन ततो मयि परियेतव्य कुवलयमाल। तो इसका जो अर्थ है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या निकाला कि जो भट्टपुत्र हैं उनको कहा जा रहा है कि तुम्हें पता है राजकुल में क्या वृतांत हो रहा है। तो जो विद्यार्थी हैं वो पूछते हैं क्या है व्याघ्र स्वामी, आप बताइए कि राजकुल में क्या बातचीत हो रही है। तो उसने कहा कि जो पुरुष द्वेषिनी कुवलयमाला है उसने पत्र लगा दिए हैं और जो मतलब पांडित्य की परीक्षा जो है वो जो कुवलयमाला है वो करना चाहती हैं। ठीक है, तो यह सुनकर एक विद्यार्थी भड़क कर उठा और बोला अगर निर्णय पांडित्य के आधार पर होने वाला है तो उससे विवाह कौन करेगा, मैं करूँगा। ठीक है, पांडित्य के आधार पर अगर निर्णय होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पद में दिखाया है कि कैसे हम गद्य के इस रूप को देख सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से ये गद्यमय रचना नहीं होगी लेकिन हम गद्य के कुछ अंशों को इस कुवलयमाला कथा में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो कृति है जो हमने देखा कुवलयमाला कथा थी, राउलवेल था और उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर और कृतिलता। ठीक है, ये 5 रचनाएं हैं। इन 5 रचनाओं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें जो अगला जो प्रश्न है वो राउलवेल से संबंधित है। राउलवेल का रचयिता कौन है? ऑप्शन है उद्यतन सूरी, ऑप्शन बी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है रोड़ा कवि, ऑप्शन डी है चंद्रवरदाई। तो राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं। ठीक है, ये तो आपने आदिकालीन साहित्य को पढ़ते वक्त देखा ही होगा। हम चूँकि इसमें गद्य के साहित्य को देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से आदिकाल को, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी समस्त रचनाओं को जानना है। ठीक है, तो जो भी गद्यमय रचनाएं आदिकाल से संबंधित हैं हम उन्हीं रचनाओं को इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो राउलवेल के जो रचनाकार हैं वो कौन है? रोड़ा कवि हैं। इसमें कलचुरी, अब जो ये राउलवेल है इस कृति के विषय में कुछ जो
महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम देख लेते हैं, और पुस्तक में इसके विषय में जो दे रखा है वो सब कुछ मैं इसमें शामिल करूँगी, ठीक है। तो इसमें जो राउलवेल के विषय में दिया था वो ये है कि इसमें कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णित है। तो राउलवेल अगर हम एक कृति कहें तो ये क्या है, नक्षिक वर्णन इसमें हमको देखने को मिलता है। और कितनी नायिकाओं का, 7 नायिकाओं का, ठीक है। और राजवंश कौन सा है, कलचुरी राजवंश। तो कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्षिक वर्णन राउलवेल में मिलता है, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन हो गए, रोडा कवि हो गए। अगला हम देखते हैं प्रश्न, राउलवेल किस प्रकार की कृति है। पहला है धर्म ग्रंथ है, दूसरा है प्रेम काव्य है, तीसरा है व्याकरण ग्रंथ है, और चौथा है राजवंशावली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो ये क्या है, एक प्रेम काव्य है, ठीक है। राउलवेल के विषय में क्या है कि एक शिलांकृत कृति है और गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कहा जाता है राउलवेल को, ठीक है। तो गद्य पद्य मिश्रित जैसे ही शब्द आता है तो हमें इससे ये क्या ध्यान रखना है कि ये जो है इसमें आदिकाल में जो पद्यमयी रचना हुई तो वो तो थी ही, लेकिन गद्य के स्वरूप को भी हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे गद्य पद्यमय चंपू काव्य रचना कहा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, शिलांकृत कृति है, ठीक है। यानी कि इसे आप शिलाओं पर देख सकते हैं, मतलब ये शिलाओं पर अंकित की गई कृति थी, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है वह है राउलवेल की भाषा मुख्यतः किस पर आधारित है, ये प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, अवधी है, ब्रज है, मध्य देशीय अपभ्रंश है और खड़ी बोली है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राउलवेल की जो भाषा है वो मध्य देशीय अपभ्रंश है, ठीक है। राउलवेल से संबंधित हमने प्रश्न को देख लिया, अब आगे देखते हैं। अच्छा, एक पद है राउलवेल से संबंधित, इसे भी हम देख लेते हैं। राउलवेल और उसकी भाषा से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। ये जो अंश है ये भी पुस्तक से ही उद्धृत है। इसमें जो पद है या गद्य पद्यमय जो रचना है उसका एक नमूना यहाँ पे दिया गया है, वो देखते हैं। गौर तुहूँ एक को पनु और वर्क को तई सहूँ भई बोलई जो पुनु मालव उवेसु ही आवंतु काम वदयु जाऊँ आप नाह हथियार हूँ भूलई, ठीक है। तो ये जो पद है, अच्छा एक और चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट ये रखना है याद कि जो पद है वो आप ज़रूर याद रखें कि वह किस कृति का। अब जैसे भव भव भट्ट, तो जो ये प्रारंभ की जो पंक्ति है इसे आप ध्यान से मतलब रखेंगे कि ये जो पंक्ति है वो किससे है, कुवलय माला कथा से संबंधित जो पद है ये उससे संबंधित है, ठीक है। दूसरा जो पद है वो राउलवेल से संबंधित है, भले ही उसके भाषा का जिक्र हो रहा हो इसमें, लेकिन है ये पद किससे, राउलवेल से ही है, ठीक है। तो कृति और कृति से संबंधित जो प्रमुख पंक्तियां हैं उसे भी आप ध्यान देंगे, इसलिए इसे यहाँ शामिल किया गया है, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसके रचनाकार कौन है या इस पंक्ति के प्रमुख जो कृति है उसका नाम बताइए, तो उस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके विषय में क्या है, ए गौड़ तू एक ही भाग्यशाली है, गौर तुहूँ एक को पुनु और वर्क, ठीक है, यानी तू ही एक ही भाग्यशाली है और मैं होड़ लगाता हूँ कि दूसरा और कौन बल करके कौन तुझसे भय में भय के कारण या फिर बोले, ठीक है। को तही सहु भय बोलिए, ठीक है, तो कौन तुमसे भय करके बोल सकता है। किंतु जो फिर मालवियाएँ हैं उनके उद्देश्य न नाम आते ही कामदेव अपने यावत हथियार भी भूल जाता है। जब पुनु मालव उवेसु ही आवंतु कामदेव जाओ आपन हथियार हूँ भूलिए, ठीक है। तो अब जब ये जो पंक्ति है जब जैसे ही आपको शब्दार्थ मिल जाता है तो आप फिर उसका अर्थ ग्रहण करने लगते हैं ना, तो थोड़ा ये मुश्किल है, यानी अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसकी टीका के रूप में अगर हमको जो उसका अर्थ है वो मिल जाता है तो फिर ये जो भाषा है वो समझना क्या है, आसान हो जाता है। तो राउलवेल और उसकी भाषा से संबंधित ये पद है, और इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये राउलवेल की प्रमुख पंक्तियों में शामिल है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है, हिंदी के आदिकालीन गद्य स्वरूप की पहचान के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कृति का विशेष उल्लेख किया है। पहला है कीर्तिलता, दूसरा है वर्णरत्नाकर, तीसरा है कुवलय माला कथा, चौथा है राउलवेल। तो हिंदी के आदिकालीन गद्य स्वरूप की पहचान के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कृति का विशेष उल्लेख किया था। तो अभी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में क्या जाना था कि उन्होंने कुवलय माला कथा के विषय में कहा था, है ना। जो कुवलय माला कथा का जो हमने एक नमूना देखा था
उसका जो अगर हम देखें आशय जो स्पष्ट किया था वो किसने किया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। और उन्होंने कहा था कि जो 9वीं शताब्दी की जो रचना है कुवलयमाला कथा, उसमें हम क्या देखते हैं, गद्य के नमूने को देखते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं वो पंक्ति दिखा देती हूँ आपको, सो दैट आपको वो चीज़ याद रहे, है ना। यहाँ पे मैंने दिखाया था ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शताब्दी की कुवलयमाला कथा में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे महत्वपूर्ण माना है, वो कुवलयमाला कथा को जो है वो महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, भाषा से संबंधित हमने प्रश्नों को कर लिया, यहाँ पे हमने कुवलयमाला कथा कर लिया। अगला जो प्रश्न है वह राउलवेल से संबंधित है। राउलवेल में किस राजवंश से संबंधित सामंत का उल्लेख मिलता है, तो अभी हमने पढ़ा कि राउलवेल में जो है वो कलचुरी वंश के जो सामंत हैं उसकी जो 7 नायिकाएँ हैं उनका क्या है, नक्षत्र वर्णन है। और राउलवेल क्या है, चंपू यानी गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य है और शिलांकित कृति है ना। तो जो कुछ आपको याद हो उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेना है अपने माइंड में, है ना। अगला प्रश्न जो है वो कलचुरी वंश हो गया, यहाँ पे हमने देख लिया राउलवेल में किस राजवंश से संबंधित सामंत का उल्लेख मिलता है, कलचुरी राजवंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति 14वीं शताब्दी की है। पहला है कीर्तिलता, दूसरा है राउलवेल, तीसरा है कुवलयमाला कथा और चौथा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 14वीं शती की कृति कौन सी है, एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता। राउलवेल का समय हमने क्या देखा था, 11वीं है। कुवलयमाला हमने क्या देखा, 9वीं है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो 12 है। 14वीं कृति जो है मतलब 14वीं शताब्दी की एक और कृति कौन सी है, वर्ण रत्नाकर। ज्योतिषेश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर जो कृति है वो 14वीं शताब्दी में है। और जो कीर्तिलता जो इसके रचनाकार कौन है, विद्यापति हैं। तो विद्यापति जो है इनकी जो कीर्तिलता है ये 14वीं शती की रचना है। ठीक है, कीर्तिलता हमने कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना किसने की थी। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा दामोदर शर्मा, तीसरा है ठाकुर ज्योतिरीश्वर ठाकुर, मतलब ज्योतिरीश्वर ठाकुर या ठाकुर ज्योतिरीश्वर कर सकते हैं, डी सुनीति कुमार चटर्जी। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण का भी हमने बताया कि क्या है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। विद्यापति की रचना है कीर्तिलता, दामोदर शर्मा जो है वर्ण रत्नाकर है उनका। ठीक है, अगला जो है, अच्छा अब यहाँ हम ये देखते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित जो पद है वह भी हम एक देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, दामोदर शर्मा है उक्ति व्यक्ति, सॉरी मैंने ज्योतिरीश्वर ठाकुर बोल दिया था ना, हाँ ठीक है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा है। ठीक है, तो दामोदर शर्मा जो है महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित हैं। इनके विषय में क्या जानकारी दी गई है कि जो दामोदर शर्मा है किसके रचनाकार है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के। ये जो है वो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे। अब इनकी जो कृति है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इससे उद्धृत जो पद हैं वो हम देख लेते हैं, या गद्य का जो नमूना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पद्य नहीं है, गद्य का नमूना है। इसमें जो गद्य का यह नमूना जो दिया गया है वो हम देखते हैं, और यह भी भाषा से संबंधित है। तो ये गद्य का ये जो नमूना है वो देखते हैं। गांग नहाय धर्म हो पापू जा, जस जस धर्म बाढ़ तस तस पापू घाट, जब जब धर्म बाढ़ तब तब पापू ओहट, जैसे जैसे धर्म जाम तैसे तैसे पापू खाम, जी जी धर्म पसर तेई तेई पापू ओसन, यहाँ यहाँ धर्मू चढ़ तहाँ तहाँ पापू खस, जहाँ जहाँ धर्मनाद तहाँ तहाँ पापू मांद। ठीक है, तो ये जो गद्य का जो नमूना है वह क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण से उद्धृत है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण जो कृति है वो है कीर्तिलता और अवट भाषा। इसके संपादक कौन है, शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो जो भी महत्वपूर्ण जो पुस्तक लगता है या फिर जो भी आपके इसके रचनाकार या संपादक हैं उसे भी नोट डाउन करते जाना है। तो ये जो पंक्ति है ये है तो रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से ही, लेकिन रामचंद्र तिवारी में भी जो उद्धृत अंश हैं उसके विषय में बता दिया गया है कि कौन से जो पद हैं वो कहाँ से उद्धृत किए गए। तो ये जो पद हैं वो कीर्तिलता और अवट भाषा से उद्धृत है, यानी उस पुस्तक से उद्धृत है। ठीक है, तो संदर्भ ग्रंथ में इसे
शामिल किया गया था। तो मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इसको शामिल कर दिया। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो गया कि गांग नहाय धर्म हो पापूजा, अगर ये पूछा जाए पंक्ति किससे है संबंधित, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण से संबंधित है। रचनाकार पूछा जाए तो कौन होंगे, दामोदर शर्मा होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस भाषा प्रदेश में राजकुमारों को संस्कृत सिखाने के लिए रचा गया था। तो अब इसका जो मूल कारण क्या था, इस कृति का यानी इस कृति के रचने का जो मूल कारण था वह क्या था, राजकुमारों को संस्कृत सिखाने के लिए रचा गया था। अब कौन से प्रदेश के राजकुमार को, तो ऑप्शन है मिथिला और नेपाल, कश्मीर और गुजरात, कान्यकुब्ज और काशी, कर्नाटक और आंध्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कान्यकुब्ज और काशी के जो राजकुमार थे उनको संस्कृत सिखाने के लिए, कान्यकुब्ज और काशी के जो राजकुमार हैं उनको संस्कृत सिखाने के लिए कौन से ग्रंथ की रचना हुई, फिर उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना हुई। ठीक है, संस्कृत सिखाने के लिए राजकुमारों के लिए तो इस ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न है महाराज गोविंद चंद्र का राज्यकाल किस सन के आसपास है। अब गोविंद चंद्र के विषय में हमने क्या जाना कि जो गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे वो कौन थे, दामोदर शर्मा। ठीक है, तो प्रश्न है महाराज गोविंद चंद्र का राज्यकाल किस सन के आसपास रहा। तो पहला है ऑप्शन 1020 ईस्वी, दूसरा है 1145 ईस्वी, तीसरा है 1250 ईस्वी, चौथा है 1325 ईस्वी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराज गोविंद चंद्र का राज्यकाल कितना है, 1145 ईस्वी। ठीक है, अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी। ऑप्शन है विद्यापति, दामोदर शर्मा, ठाकुर ज्योतिरीश्वर और राजा गोविंद चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण का है दामोदर शर्मा। ठीक है, अब ज्योतिरीश्वर ठाकुर के विषय में जैसा मैंने बताया कि कीर्तिलता और जो वर्ण रत्नाकर हैं इन दोनों की रचना जो है वो 14वीं शताब्दी में की गई थी। और वर्ण रत्नाकर जो है ये मैथिली गद्य की रचना है। ठीक है, इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हो गया कि वर्ण रत्नाकर मैथिली में लिखी गई रचना है और इसका समय भी 14वीं शताब्दी है, कीर्तिलता के समान ही। ठीक है, वर्ण रत्नाकर। अगला सवाल है वर्ण रत्नाकर का ढांचा किस प्रकार का है। यह व्याकरणिक है, विश्वकोशात्मक है, दार्शनिक है या फिर काव्यात्मक है। तो वर्ण रत्नाकर का जो ढांचा है वह विश्वकोशात्मक है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर को प्रकाशित कराने का श्रेय किस विद्वान को जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो वर्ण रत्नाकर को श्रेय जो है प्रकाशित कराने का श्रेय किसे जाता है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी को। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम इससे संबंधित, जो वर्ण रत्नाकर से संबंधित वो जान रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर को प्रकाशित कराने का श्रेय किनको जा रहा है, सुनीति कुमार चटर्जी को। और जो वर्ण रत्नाकर है वो एक विश्वकोशात्मक है, इसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं और यह मैथिली गद्य की रचना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे वर्ण रत्नाकर से संबंधित। अब इसके भी गद्य का नमूना एक हम देख लेते हैं। ठीक है, आपको सबकी जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं उसको ज़रूर याद रखना है कि कौन सी प्रारंभिक पंक्तियां जो हैं वह किस ग्रंथ से संबंधित है, या फिर अगर उस ग्रंथ के विषय में किसी रचनाकार या फिर जैसे अभी इसमें वर्ण रत्नाकर के साथ किनका नाम जोड़ा गया, सुनीति कुमार चटर्जी का। क्यों जोड़ा गया, क्योंकि इसको प्रकाशित कराने का जो श्रेय है वो इनको जाता है। उसी तरीके से अगर हम कुबलईवाला कथा की बात करें तो उससे किनका नाम जुड़ रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि 9वीं शताब्दी में इस जो रचना है इसमें हम गद्य के नमूने देखते हैं ना। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण जो रचनाकार जो भी रचना है उससे संबंधित जितने भी जो विद्वान हैं वो आते हैं तो उनको हमको याद रखना है। आप इसे अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ण रत्नाकर का जो नमूना है गद्य का वो हम देख लेते हैं। उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अकठिन सुकुमार गजहस्त प्राय जानू युगल पीत मानसल कुर्म पृष्ठाकार श्रोणी गंभीर दक्षिणाव्रत मंडलाकृति नाभिशीन सुकुमार वलित तीनी गुणे समन्वित पुष्टि ग्राह वैकन्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुबोस दीर्घ छह गुणे संपूर्ण कोमलता। शायद ये किसी के मतलब जैसे कह सकते हैं कि गुण की विशेषता हो रही हो, या तो ये नायक या नायिका के विषय में ही है शायद। ठीक है, या शायद मैं गलत समझ रही हूँ। ये देखते हैं क्योंकि इसमें जिस तरीके से नाभि या मंडलाकृति या दक्षिणाव्रत जो है वो एक
जैसे अगर हम बात करें नाट्यशास्त्र में, मैंने देखा था कहीं पे कि दक्षिण जो है मतलब नायकों का एक प्रकार के रूप में है, तो शायद हो सकता है यहाँ पे उसी अर्थ में इसको लिया जा रहा हो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है, विशेषता के रूप में ही है किसी के। ठीक है, तो संबंधित किससे है हमको ये जानना है ज़्यादा ज़रूरी कि ये जो है वर्ण रत्नाकर से संबंधित पद है, ये सॉरी गद्य है। ठीक है, मैं बार बार पद कह रही हूँ। आदिकाल का हिंदी गद्य साहित्य, इससे यह उद्धृत है, लेकिन है किसमें? रामचंद्र तिवारी की ही पुस्तक में। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है कीर्तिलता किस कवि की रचना है? पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है ठाकुर ज्योतिरीश्वर, तीसरे हैं दामोदर शर्मा, चौथे हैं गोविंद चंद। गोविंद चंद के विषय में भी आपको पता चल गया कि वो दामोदर शर्मा इनके सभा पंडित थे। तो कीर्तिलता किनकी रचना है? विद्यापति की है, सॉरी। ठीक है, एक विद्यापति की रचना है और ये वीर गाथा परक रचना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, तो इसमें भी कीर्तिलता का जो गद्य का जो नमूना है वो देख लेते हैं। तानहि वैश्यनिहि करो मुखसार मंडन्ते, अलक तिलका पत्रवली खंडन्ते, दिव्यांबर पिंडन्ते, उभारी उभारी केशपास बंधन्ते सखीजन, प्रेरन्ते हंसी हेरन्ते सहानी, लानुमी पात्री पतोहरी तरुणी, तरट्टी वनहि वी अपखवणी परिहास पेषणी, सुंदरी सार्थ, जबे देखी तबे मन करे, तीसरा लगी तीनों उपेक्षिया। ठीक है, तो ये भी जो पद है वो किससे संबंधित है? कीर्तिलता से संबंधित है। ठीक है, तो प्रारंभिक पंक्ति को अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए याद करना आसान होगा। ठीक है, अब इसके विषय में देखिए क्या दिया हुआ है ना। वे वैश्याएं मुख को सार चंदन लेपादि से मंडित करती है। तान्ही वैश्यन्हि करो मुख सार मंडनते, अलग तिलका पत्रवली खंडनते, यानी कि वो क्या कर रही हैं? विषय चंद्र मतलब चंदन लेप कर रही हैं, अलकों में तथा कपोल स्तन आदि पर कुमकुम चंदन आदि से पत्रावली बनाती हैं। ठीक है, दिव्य वस्त्र धारण करती हैं, दिव्यांबर पिंधनते, उभारी उभारी केश पास बंधनते सखीजन, यानी उभार उभार कर केश पास बांधती हैं, दूतियों को प्रेरित करती हैं कि वे नायक के पास जाएं। प्रेरनते हंसे हेरनते, ठीक है, बंधते सखीजन, प्रेरनते हंसी हेरनते, यानी उनको कहती है कि हंसकर देखती है। सयानी लानुमी पात्री पतोहरी तरुणी, तब उन सयानी लावण्यमयी पतली कृशोदरी तरुणी चंचला वणी वनिता विचक्षणी यानी चतुरा परिहास प्रगल्भा सुंदरी नायिकाओं को देखकर इच्छा होती है कि तीसरे पुरुषार्थ काम के लिए अन्य तीनों छोड़ दिए जाएं। लागी तीनों उपेक्षियाँ, ठीक है, जब ये देखें तबे मन करे तीसरा लागी तीनों उपेक्षियाँ। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। तो कीर्तिलता और भट्ट भाषा से संबंधित जो पुस्तक है उससे ये उद्धृत है किसमें? रामचंद्र तिवारी की ही पुस्तक में है। ठीक है, मैं इसे शामिल नहीं करूँगी आपसे। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इसमें शामिल नहीं करूँगी। ठीक है, अगर जो इम्पोर्टेंट जो जैसे अगर कोई पुस्तक है और उसके रचनाकार है तो ऐसी ऐसी कृतियों को ही उसमें शामिल किया जाए जिससे ज्ञानवर्धन भी हो। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह कीर्तिलता से संबंधित है। कीर्तिलता में किस शासक का कीर्तिगान किया गया है? पहला है गोविंद चंद, दूसरा है कीर्ति सिंह, तीसरा है नरसिंह देव, चौथा है पृथ्वीराज चौहान। तो कीर्तिलता में किसका गान किया गया है? कीर्ति सिंह का गान किया गया है। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कीर्तिलता किस सती में रची गई मानी जाती है? तो ये 14वीं सदी में है। ठीक है, हमने पहले ही देख लिया था, आदिकालीन गद्य की जो रचनाएं थी उसमें हमने देख लिया था। अगला जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किस कृति में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग मिलता है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कृति में गद्य और पद्य दोनों का प्रयोग मिलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक मिनट, इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्तिलता में गद्य और पद्य दोनों के पद मिलते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग हुआ है इसमें। अगला जो प्रश्न है आदिकालीन गद्य की प्रकृति को समझने के लिए जैन लेखकों की धार्मिक एवं कथात्मक गद्य रचनाओं का क्या महत्व माना गया है? ठीक है, प्रश्न है आदिकालीन गद्य की प्रकृति को समझने के लिए जैन लेखकों की धार्मिक एवं कथात्मक गद्य की रचनाओं का क्या महत्व माना गया है? तो ऑप्शन ए है अत्यंत विशेष महत्व है, कोई महत्व नहीं है, अलग से कोई विशेष महत्व नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इन जो रचनाएं हैं जो जैन लेखकों की जो धार्मिक या कथात्मक गद्य है इनका कोई विशेष महत्व नहीं है, अलग से कोई इसका विशेष महत्व नहीं है।
ठीक है। जैसे राहुल वेल और कृतिलता को जो महत्व मिला है, उसी तरीके से जैन लेखकों की जो धार्मिक और कथात्मक गद्य है उनको कोई विशेष महत्व नहीं मिला है। अगला जो प्रश्न है वह है पर्वती हिंदी गद्य को स्वतंत्र भाषा रूप प्रदान करने वाली प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। पहला है तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना, दूसरा है विभक्तियों का लोप और प्रसर्गों का प्रयोग, तीसरा है अपभ्रंश नाटकों की रचना, चौथा है संयुक्त क्रियाओं का बढ़ता प्रयोग। क्वेश्चन है परवर्ती हिंदी गद्य को स्वतंत्र भाषा रूप प्रदान करने वाली प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं कौन सी है, यानी परवर्ती गद्य जो हिंदी गद्य है उनको स्वतंत्र भाषा रूप प्रदान करने वाली प्रमुख प्रवृत्ति क्या है। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना चाहिए। गद्य के लिए ज़रूरी क्या है, तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना चाहिए और विभक्तियों का लोप और प्रसर्गों का प्रयोग होना चाहिए। विभक्तियों का लोप हो जाए और प्रसर्गों का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए। संयुक्त क्रियाओं का बढ़ता प्रयोग होना चाहिए। अपभ्रंश नाटकों की जो रचना है यह इम्पॉर्टेंट इसमें नहीं है, यानी परवर्ती हिंदी गद्य को स्वतंत्र भाषा रूप प्रदान करने के लिए क्या क्या जरूरी है, तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़े, विभक्तियों का लोप हो जाए, प्रसर्गों का प्रयोग हो और संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बढ़े। ठीक है। अगला है स्वर संकोचन किसकी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है। स्वर संकोचन आदिकालीन गद्य के रूप में, परवर्ती हिंदी गद्य के रूप में, संस्कृत गद्य के रूप में या प्राकृत गद्य के रूप में। तो स्वर संकोचन किसकी विशेषता है, स्वर संकोचन जो है वो विशेषता है परवर्ती हिंदी गद्य के लिए। ठीक है। तो परवर्ती हिंदी गद्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसमें स्वर का जो है वो संकुचन होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है अपभ्रंश अवहट्ट या पुरानी हिंदी गद्य रचनाओं में, एक मिनट, प्रश्न है अपभ्रंश जिसे अवहट्ट भी कहा गया है या पुरानी हिंदी गद्य रचनाओं की विशेषताएं किन क्षेत्रों की रचनाओं में अधिक या कम रूप में मिलता है। ठीक है। तो ये किसमें मिलता है, पश्चिमी, उद्देशीय, मध्य देशीय और पूर्वी जो क्षेत्र हैं इसमें अपभ्रंश या पुरानी हिंदी गद्य की रचनाओं की जो मात्रा है वह अधिक भी है या फिर कम भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इन रचनाओं की विशेषता क्या है कि ये इन क्षेत्रों में विशेष रूप से मिलती है। ठीक है। इन क्षेत्रों में मिलती है, पश्चिमी, मध्य देशीय और पूर्वी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है आधुनिक रूप में ढलने पर उपयुक्त गद्य रचनाएं किन किन भाषाओं बोलियों से विकसित हुई। ठीक है। किन किन गद्य भाषाओं और बोलियों से विकसित हुई आधुनिक रूप में ढलने के लिए। पहला ऑप्शन है गुजराती, मराठी, बांग्ला, मगधी, दूसरा है राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा है केवल ब्रजभाषा और खड़ी बोली। तो आधुनिक रूप में ढलने पर उपयुक्त गद्य रचनाएं बोलियों या भाषाओं में विकसित हुई। किन किन भाषाओं में विकसित हुई गद्य रचनाएं, गुजराती, मराठी, बांग्ला, मगधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी, है ना। तो इन जो 4 यानी 8 भाषाएं जो हैं इनमें हमको क्या दिखता है, आधुनिक जो गद्य रचनाएं हैं वो इन भाषाओं में क्या हुई, ढलती हुई दिखाई दे रही है। गुजराती में भी, मराठी में भी, बांग्ला, मगधी, राजस्थानी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधी में। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। साहित्यिक दृष्टि से किस भाषा का प्रयोग पहले लोकप्रिय हुआ। ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है मैथिली। तो साहित्यिक दृष्टि से किस भाषा का प्रयोग पहले लोकप्रिय हुआ, तो वह है साहित्यिक दृष्टि से अगर हम भाषा का प्रयोग देखें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी भाषा हुई थी, वह ब्रजभाषा हुई थी। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ब्रजभाषा। अगला जो ऑप्शन है वह है धार्मिक उपदेशों और टीकाओं के लिए परंपरागत रूप से किस भाषा गद्य का प्रयोग हुआ। पहला है खड़ी बोली गद्य, दूसरा है ब्रजभाषा गद्य, तीसरा है अवधी गद्य और चौथा है राजस्थानी गद्य। तो धार्मिक उपदेशों और टीकाओं के लिए परंपरागत रूप से किस भाषा और गद्य का प्रयोग हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ब्रजभाषा गद्य। ठीक है। तो धार्मिक उपदेश और टीकाओं के लिए ब्रजभाषा गद्य को ही प्रयोग में लाया गया था और लोकप्रिय भी सबसे पहले यही भाषा हुई थी, ब्रजभाषा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है ऐतिहासिक कारणों से आगे चलकर हिंदी क्षेत्र की जनचेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सा गद्य बना। ठीक है। पहले तो ब्रजभाषा थी, उसके बाद ऐतिहासिक रूप जब ऐतिहासिक कारण सामने आने लगे तो उसके बाद जो भाषा का जो रूप है वो परिवर्तित हो गया और भाषा फिर का जो माध्यम है वो कौन सा हो गया, ये पूछा जा रहा है प्रश्न में। हिंदी क्षेत्र की जनचेतना की अभिव्यक्ति का माध्यम कौन सा गद्य बना। पहला है अवधी गद्य, खड़ी बोली गद्य, मैथिली गद्य, राजस्थानी गद्य।
तो जनचेतना की निर्मित के लिए, उनकी अभिव्यक्ति के लिए खड़ी बोली गद्य जो है वो ऐतिहासिक कारणों से फिर इसका माध्यम बन गया। पहले ब्रजभाषा गद्य था, फिर उसके बाद क्या है ऐतिहासिक के लिए फिर ये खड़ी बोली गद्य में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, कौन सी दो बोलियां जीवन प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ सकी? पहला है राजस्थानी, दूसरा है राजस्थानी और मैथिली, दूसरा है ब्रजभाषा और अवधी, तीसरा है गुजराती और मराठी, चौथा है बांग्ला और मगधी। तो कौन सी दो बोलियां जीवन प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ सकी? तो पहला है राजस्थानी और मैथिली। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली और राजस्थानी। ये जो दो बोलियां हैं वो जीवन प्रवाह के साथ आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन ब्रजभाषा, अवधी, गुजराती, मराठी, बांग्ला और मगधी जो हैं ये भाषाएं क्या हुई, आगे जीवन प्रवाह के लिए उपयुक्त सिद्ध हुई और उसमें फिर रचनाएं हुई। तो राजस्थानी और मैथिली जो भाषा है इसमें हम क्या देखते हैं, जीवन प्रवाह के साथ ये आगे नहीं बढ़ पाई। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास से पहले उसका एक रूप कहाँ ढल चुका था? पहला है पश्चिमी भारत में, दूसरा है दक्षिण भारत में, तीसरा है मध्य एशियाई भारत में और चौथा है पूर्वी भारत में। तो उत्तर भारत में खड़ी बोली गद्य के विकास से पहले उसका एक रूप कहाँ ढल चुका था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में खड़ी बोली का गद्य तो विकास हुआ, लेकिन इससे पूर्व कहाँ हो चुका था? दक्षिण भारत में। ठीक है, तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला हम प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न यहीं तक था, यानी जो सेक्शन 2 है हमारा, एक मिनट, सेक्शन 2 आदिकालीन हिंदी गद्य जो है वो यहीं अंत होता है इसका। इसके बाद जो तीसरा खंड है, यानी 19 शीर्षक है खंड क में, खंड क के 19वें सेक्शन में से हमने 2 सेक्शन कर लिया। साहित्य में गद्य पद्य की स्थिति, आदिकालीन गद्य आज हमने किया है। और जो अगली क्लास होगी, यानी अगला जो वीडियो होगा वो होगा हमारा राजस्थानी, ब्रजभाषा और दक्खनी का खड़ी बोली गद्य। तो ये तीनों भाषाओं का जो गद्य है वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।